नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का जो फुल कोर्स चल रहा है उसका ये 68th लेक्चर है। इससे पहले के सभी लेक्चर आप देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में है, एकदम मज़ेदार तरीके से बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश, या आप कहा जाए यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद कर लीजिए कि आपने भाग 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है अभी तक, और भाग 7 इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया है। इसे आपको नहीं पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे भाग 8 के बारे में, हमारे संविधान का भाग 8, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। हालांकि 241 आर्टिकल तक ही पढ़ने हैं, 242 जो आर्टिकल है इसे भी हटा दिया गया है। तो आपको आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक इसमें पढ़ना है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मज़ेदार टॉपिक है। शुरू करने से पहले बता दो, टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा पर्सनल ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो @करंट अफेयर्स बाई रवि लिख कर सर्च कीजिए, मेरे पर्सनल ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। और चैनल को ज्वाइन करना है तो @रवि यादव PCS लिख कर सर्च कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। कंफ्यूज ना होइएगा, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन अभी 26 जनवरी 2020 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। दमन और द्वीप और दादर और नगर हवेली, इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो चुका है। हालांकि इसके लिए 2019 में ही संसद ने कानून पास किया था, लेकिन ये प्रभावी 26 जनवरी 2020 से हुआ कि दमन द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है और दादर एवं नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें अब संयुक्त रूप से एक ही कर दिया गया है। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सारी जानकारी लेने से पहले हम इतिहास की तरफ चलते हैं, ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें। इससे पहले कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कैसे होता है, उपराज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, और सारी जानकारी आपको बताने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय केंद्र शासित प्रदेशों का कोई नामो निशान नहीं था। ना राज्य होते थे जो आज हैं, ना केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तब वहाँ पे कंसेप्ट हुआ करता था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टाइप के स्टेट। तो ये वहाँ पे कंसेप्ट था। पार्ट ए में कुछ स्टेटों का नाम है, पार्ट बी में, और पार्ट सी में, पार्ट डी में। ये तो हालांकि शुरुआत के लेक्चरों में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन देश के हर जगह से एक मांग उठ रही थी कि भारत का जो बंटवारा है, भारत को भाषा के आधार पर बांटा जाए, मतलब भारत के अंदर राज्यों का गठन किया जाए और वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार डीले कर रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था देश की आज़ादी के समय, धार्मिक स्तर पर हिंदू मुसलमान के बीच में। लेकिन भारत को ये डर था, केंद्र सरकार को ये डर था कि कहीं अब राज्यों का बंटवारा अगर भाषा पे के आधार पर कर दिया जाए, कहीं भाषा के आधार पर लोग ना बंट जाएं, भारत की एकता अखंडता पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए वो डीले कर रहे थे। लेकिन इतनी ज़्यादा मांगें उठ रही थी, आखिरकार उन्हें ये फैसला उठाना ही पड़ा, और 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जो कि 7वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। क्योंकि राज्य पुनर्गठन करना, अर्थात राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करना, ये कोई सिंपल टास्क नहीं था। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया, 7th अमेंडमेंट 1956 में लाया गया, और भारत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में बांट दिया गया। और उस समय भारत के अंदर 14 राज्य बांटे गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य असम, जम्मू कश्मीर, बम्बई, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया गया था, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिलाकर ही आज लक्षद्वीप बना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये अब राज्यों का इन्हें दर्जा मिल चुका है। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया हुआ है शुरुआत के लेक्चरों में कि
कब किसको राज्य का दर्जा मिला है और कब किसे केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला है। तो डायरेक्ट जंप करके आते हैं आज की डेट में। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहेंगे आप 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनका गठन तो 1956 में ही हो गया था। जो कानून आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसी के तहत हो गया था। लेकिन पुदुचेरी को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसी प्रकार चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। दमन द्वीप को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था और दादर और नागर हवेली को भी 1961 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। लेकिन दोनों को मिलाकर 2020 से ये दोनों एक ही अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसके अलावा 2019 में आप जानते ही आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बेसिक जानकारी आपको मालूम पड़ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल 1 याद दिलाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 1 में 3 बातें लिखी हुई थी, तो तीसरा क्लॉज क्या लिखा हुआ था, याद है क्या आपको? आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में तो यही लिखा हुआ था कि भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। पहला राज्य के क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किए जाएं। मतलब राज्य के क्षेत्र, वर्तमान में राज्य के क्षेत्र कितने हैं? 28 हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो ये सब भारत के क्षेत्र में ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किए जाएं। अगर कल को जो पाक अधिकृत जो एरिया है अर्थात जो पोक वाला इलाका है वो हम ले लेते हैं, तो वो भी हमारे भारत क्षेत्र का ही हिस्सा हो जाएगा। या एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, कल को नेपाल अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी हमारे भारत का ही हिस्सा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात लिखी थी आर्टिकल पहले के तीसरे क्लॉज में कि भारत के क्षेत्र के अंदर कौन कौन सम्मिलित हैं। एक तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिलहाल 0 ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्जित हमारे द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। और देखिए, जो राज्य हैं, राज्यों को भी अधिकार दिया गया है। अनुसूची 7 आपने पढ़ा हुआ है ना, अनुसूची 7 में राज्य सूची, केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं, और तीसरा समवर्ती सूची। 3 सूचियों के माध्यम से राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती विषय पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती साधारण स्थिति में। वो स्पेशल स्थिति आती है, वो बाद में बताएंगे हम आपको। और हालांकि बता भी दिया है हमने, संसद का जब चैप्टर पढ़ा रहे तब बताया भी था। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जबकि केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन हम राज्य तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, राज्य तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जहाँ पर केंद्र सरकार का शासन हो। तो केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताए हैं, उन पर डायरेक्ट किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का अधिकार है। नाम से ही कंफर्म हो रहा है ना। आपके मन में कन्फ्यूज़न आ गया होगा दिल्ली और पुदुचेरी को लेकर, वहाँ पे तो खुद की सरकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे खुद की विधानसभा है, वो अभी पढ़ते रहिए तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये जानिए, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र सरकार का वहाँ पर अधिकार है, केंद्र सरकार का वहाँ शासन चलेगा। ठीक है, तो हमें केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया क्यों गया, क्या जरूरी थी कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उन्हें राज्यों का दर्जा दे दिया जाता या उन्हें किसी दूसरे राज्य के साथ मिला दिया जाता, ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक सोच। दिल्ली और चंडीगढ़ का जो केंद्र शासित प्रदेश मिलने का दर्जा यही है कि राजनीतिक और प्रशासनिक सोच है। मतलब ये सोचिए, अगर दिल्ली को पूरी तरीके से राज्य का दर्जा मिल जाए और दिल्ली के अंदर ही बड़ी बड़ी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, दिल्ली के अंदर ही सरकार हमारी है, संसद हमारी है, और वहाँ पर प्रशासन अगर राज्य सरकार चलाएगी तो वो केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं था, तो पूरे भारत के लिए वो सही नहीं था। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ को पंजाब भी अपने में सम्मिलित करना चाहता है और हरियाणा भी करना चाहता है।
तो इसी कारण से चंडीगढ़ को अलग ही केंद्र शासित प्रदेश ही बनाना उचित समझा गया। और जबकि पुदुचेरी और दादर और नगर हवेली, अब देखिए यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो यूरोपीय थे उनका शासन था और यहाँ का जो कल्चर है वो उन्हीं के हिसाब से डेवलप था ना। अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों को किसी दूसरे राज्य में मिला दिया जाता तो यहाँ की जो संस्कृति है वो समाप्त हो सकती थी ना। मतलब जिस राज्य में मिलाया जाता वहाँ की जो मेजोरिटी है वो इन्हें डोमिनेट कर सकती थी, यहाँ की संस्कृति समाप्त हो जाती। इसीलिए हमने उचित समझा कि इन्हें अलग ही बना दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश ही बना दिया जाए। इसी कारण से ये किया गया। जबकि अंडमान और जो लक्षद्वीप हमारे आइलैंड हैं, इन्हें सामरिक महत्व के कारण इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब हमारी जो नेवी है वो अगर दुश्मनों के साथ लड़ाई होए तो हम वहाँ पे अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें, उनसे युद्ध कर सकें, उन्हें कंट्रोल में कर सकें। तो सामरिक महत्व के कारण अर्थात स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के कारण अंडमान और लक्षद्वीप को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या भी थोड़ी थोड़ी होती थी, इसीलिए इन्हें पूरा राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। नेक्स्ट हम आर्टिकल शुरू करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है 239। आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा, ये पूरा उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 239 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के माध्यम से वो अपना संचालन करते हैं। वो प्रशासक जो होता है वो एक तरीके से राष्ट्रपति का एजेंट होता है, मात्र एजेंट होता है। अब उस प्रशासक को राष्ट्रपति कुछ भी नाम दे सकते हैं, उपराज्यपाल भी कह सकते हैं, प्रशासक भी कह सकते हैं और मुख्य आयुक्त भी कह सकते हैं। आप जानते होंगे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ में प्रशासक कहा जाता है। चंडीगढ़ में भी आज की डेट में प्रशासक ही कहा जाता है और इन्हें मुख्य आयुक्त भी नाम दिया जा सकता है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होता, कहीं उपराज्यपाल है, कहीं प्रशासक है, कहीं मुख्य आयुक्त भी दिया जा सकता है। तो ये सब एक ही हैं। अब इनकी तुलना राज्यपाल से मत कर लीजिएगा। राज्यपाल तो अपने राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो, लेकिन उपराज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। ये मात्र राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है, राष्ट्रपति ही प्रशासन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिए, राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के राज्यपाल को भी किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। मतलब कोई राज्यपाल है किसी राज्य का, अगर उसके नज़दीक कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो राष्ट्रपति उस राज्यपाल को कह सकते हैं कि आप इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बन जाइए या उपराज्यपाल बन जाइए या मुख्य आयुक्त बन जाइए। ऐसा उन्हें करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 239 में आपको समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 239 में ये बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा। तो किस प्रकार किया जाएगा? उपराज्यपाल के माध्यम से या प्रशासक के माध्यम से या उप मुख्य आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति ही वहाँ का प्रशासन संभालेंगे। ठीक है। अपने एजेंट के माध्यम से वहाँ पर वो अपना प्रशासन चलाएंगे। ठीक है। ये सिंपल सी बात लिखी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए आर्टिकल 239A, ये बाद में जोड़ा गया। ये 14th अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 के अंदर। तब इस आर्टिकल को जोड़ा गया, आर्टिकल 239A को। अब देखिए इस आर्टिकल के तहत संसद को ये अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या इन दोनों का ही गठन कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 239A जब 1962 में जोड़ा गया, इसमें ये लिख दिया गया कि अब से संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए अगर वो विधानसभा का गठन करना चाहें या मंत्रिपरिषद का गठन करना चाहें या दोनों का गठन करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए हमारे संविधान में पहले क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेशों का नाम ही निशान नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश तो 1956 के बाद से इनका गठन हुआ है। तब इनके लिए जो संविधान में संशोधन बाद में ही करना पड़ेगा ना। तो जब किसी का नाम ही निशान नहीं था तो उसके लिए कानून कैसे हम बना सकते थे? तो इसलिए आर्टिकल 239 में को हमने 1962 में जोड़ा और संसद को अधिकार दिया।
अब संसद ने 1 साल के बाद इस अधिकार का यूज़ किया, संसद ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया और 1963 में यूनियन टेरिटरी एक्ट ये पास किया और पुद्दुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया। और पुद्दुचेरी की जो विधानसभा है इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 30 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, याद रखिए कितने, 30 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन 30 सदस्य तो निर्वाचित हैं और पुद्दुचेरी एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर 3 सदस्य केंद्र सरकार की ओर से नॉमिनेट की जाते हैं, 3 सदस्य, ठीक है। मोटे तौर पर आपको याद रखना है 30 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं। और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा के चैप्टर में। नहीं बताया गया तो ये याद रख लीजिए कि पुद्दुचेरी में एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है। इस बात का आप ख्याल रखिए कि विधानसभा का अगर गठन करना है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तो अब से संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक साधारण कानून पास करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार दे दिया गया है आर्टिकल 239A में। अरे भैया, जो 14th अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, उसमें आर्टिकल 239A ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कानून बना दिया गया, स्पेशल लिख दिया गया कि अब से संसद को अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरी के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। लेकिन अब से अगर उन्हें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो उसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक सिंपल सा ऑर्डिनेंस पास करेंगे और वो ऐसा कर देंगे, साधारण बहुमत से ही वो अगर कानून पास करते हैं तो वो ऐसा कर पाएंगे। तो 1963 में जो एक्ट आया था ना, यूनियन टेरिटरी एक्ट, ये सिंपल से बहुमत से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 69वां संविधान संशोधन किया गया 1991 में और आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB जोड़े गए। ये 2 आर्टिकल जोड़े गए 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 239AA। इसमें दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे आर्टिकल 239AA के अंदर। वो क्या विशेष प्रावधान थे उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल 239AA में ये लिख दिया गया कि दिल्ली का नाम अब से नेशनल कैपिटल ट्रीटी ऑफ दिल्ली होगा, अर्थात NCT दिल्ली होगा, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा अब इसे। अब वहाँ के जो प्रशासक होंगे उनको उपराज्यपाल कहा जाएगा, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, LG जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो LG नाम आपने दिल्ली में बहुत सुना होगा, बहुत बार न्यूज़ आती थी कि LG और अरविंद केजरीवाल की सरकार का बहुत ही लफड़ा रहता है। तो ये केस भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, हाई कोर्ट में भी गया था, तो उसका भी अभी जिक्र करेंगे। अब देखिए इसमें ये प्रावधान किया गया कि दिल्ली विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसमें 70 विधानसभा के सदस्य हैं और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। उस मंत्रिपरिषद में 7 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर, मतलब 1 मुख्यमंत्री होंगे और 6 अन्य मंत्री होंगे। ये निर्देश दिए गए थे उन्हें करने के लिए और 1992 में ये किया भी गया। तो दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन 1992 में किया गया था। हालांकि प्रावधान कब कहा गया था? 1991 के 69वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि दिल्ली में एक विधानसभा होनी चाहिए और एक मंत्रिपरिषद भी होनी चाहिए। लेकिन किया कब गया? 1992 में किया गया। देखिए दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करने थे, इसलिए आर्टिकल 239AA जोड़ा गया है। अगर केवल दिल्ली में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का गठन करना होता तो क्या सोचिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत थी? नहीं, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं थी। दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन अगर करना था ना, तो आर्टिकल 239A में जो प्रावधान दिया गया था ना, जो शक्ति दी हुई थी, उसी के तहत दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने थे, इसलिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। और जब संविधान में संशोधन किया तो हमने ये भी लिख दिया कि एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन कीजिए। और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होगी, जैसे राज्यों में होता है, ठीक है। और शपथ भी उन्हें राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति व्यवहार में क्या होता है? राष्ट्रपति LG को पावर दे देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दे देते हैं कि वो इन्हें शपथ दिला दें, ठीक है। उसके बाद देखिए
दिल्ली विधानसभा को अधिकार दिया गया कि वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड, इन पर वो कानून बना नहीं सकती है। याद रखिएगा आप, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के ही अधीन है, वो दिल्ली की सरकार के अधीन नहीं है। इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, ये सभी तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर वो कानून बना सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर काम, बिजली, ये सब कानून बना सकते हैं वो, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि पर उन्हें कुछ अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए, पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है, तो उन्हें तो अधिकार तो है राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार इनके लिए राज्य सूची में कानून नहीं बना सकती है। थोड़ा डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए कि केंद्र सरकार को भी अधिकार है कि पुदुचेरी और दिल्ली के लिए भी जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी वो कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों में जो राज्य सूची है, 28 राज्यों में जो राज्य सूची है, उन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुदुचेरी है, यहाँ की जो राज्य सूची है उसके विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। और बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का तो नाम ही नहीं, वहाँ पे तो डायरेक्ट ही राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में खुद की सरकार है, और कहीं आप ऐसा मत समझ लीजिए कि सारी पावर इनको ही दे दी गई है, नहीं। ये प्रशासन चलाने की सुविधा के अनुसार विधानसभा का गठन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार पर ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा अधिकार इनकी जो लोकल सरकार है उनको दे दिया गया, नहीं, सेंटर के पास ही अधिकार दिया गया है, ठीक है। देखिए, लिखा भी गया है कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक नियम भी बना सकती है, और संसद के द्वारा जब बनाए गए कोई कानून है और वहीं विधानसभा के द्वारा भी कोई अगर बनाया गया कानून है, अगर दोनों में लड़ाई होती है, दोनों में विरोधाभास हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वही प्रभावी माना जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि संसद ने कोई कानून बनाया और विधानसभा ने कोई कानून बनाया, अगर दोनों में कोई विरोध होता है तो जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वही यहाँ पर लागू होगा। इससे आप एहसास लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकार है केंद्र शासित प्रदेशों पर, दिल्ली हो चाहे पुदुचेरी हो, वहाँ पे केंद्र का ही अधिकार है मेन तरीके से। देखिए, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल के साथ मिलकर कार्य में सहयोग और सहायता करेंगे। अब याद कीजिए, राज्यों के बारे में जब पढ़ाया था आपको बताया था कि जो राज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, और वैसे ही यहाँ पर कुछ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि क्या उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कार्यों के लिए वो करने के लिए बाध्य हैं कि नहीं। जैसे राज्यों में राज्यपाल तो बाध्य हैं कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसी के अनुसार उन्हें काम करना ही पड़ेगा, 100 विवेक शक्तियों को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर नहीं लिखा हुआ था। इसलिए दिल्ली सरकार की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और उस समय जो उपराज्यपाल थे उनके बीच में बहुत सारा विवाद होता था, तो ये विवाद चला गया हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया, और 2016 में सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा एक तरीके से कि जो एलजी हैं वो बाध्यकारी नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी उसके अनुसार वो काम करें। उसके बाद क्या था, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, इनको छोड़कर दिल्ली सरकार जो भी अन्य मामले में कानून बनाती है या दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए कोई इजाज़त मांगती है तो उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। तो यह कह दिया गया। समझ पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों विषयों को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर दिल्ली सरकार को अन्य मामलों में कानून बनाने और प्रशासन करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है। तो यह कह दिया गया। अब उसका देखिए, इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, राज्यों के लिए भी ऐसा था। और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
मतलब जब तक इनका विधानसभा में बहुमत बना रहेगा तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, नहीं तो इन्हें हटना पड़ेगा। ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल जो जोड़ा गया था 239 AB, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए दिल्ली के अंदर या पुदुचेरी के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो संवैधानिक तौर पर नहीं किया जा रहा है, संवैधानिक तौर पर नहीं चल रहा है, तो वहाँ का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाएगा। राष्ट्रपति वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए अपने हिसाब से वो नियम बना सकते हैं। एक तरीके से जो आर्टिकल 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की गई है, उसी के जैसा ये है। केंद्र शासित प्रदेश में भी राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा अगर वहाँ का जो प्रशासन है संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 239B आपको याद रखना है। तो याद रखिए आर्टिकल 239 आपको याद रखना है। आर्टिकल 239A है, फिर 239AB है, फिर AA है, उसके बाद 239B है। कंफ्यूज नहीं होना है। 239B में क्या लिखा हुआ है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है भैया, तो उस समय ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी कानून की आवश्यकता है, तो उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल को अधिकार है राज्य में अध्यादेश जारी करने का, वैसे ही उपराज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन याद रखिए जब विधानसभा निलंबित की गई है या भंग हो चुकी है, तब उस समय उपराज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जब सत्र नहीं चल रहा हो तब वो करेंगे, लेकिन अगर विधानसभा ही निलंबित कर दी गई है मतलब या भंग कर दी गई है, तब वो अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। और हाँ ये भी याद रखिए कि उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो अध्यादेश जारी करेंगे, नहीं, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अध्यादेश समझ रहे हैं ना कि अस्थायी कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है। अगर विधानसभा नहीं चल रही है और कानून बनाने की जरूरत पड़ गई है तो एक अस्थायी कानून बना दिया जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है। और जो अध्यादेश या अस्थायी कानून बनाया जाएगा उसकी शक्ति वही होगी जो विधानसभा के द्वारा कानून बनाया जाता है उसके बराबर होगी। दोनों की शक्ति सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उसकी शक्ति ज़्यादा होती है और अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया गया उसकी शक्ति कम होती है। नहीं, अध्यादेश जो पास होता है, जो ऑर्डिनेंस पास होता है, उसकी भी ताकत उतनी ही होती है कि जो विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। ठीक है। और आपको तो ये मालूम है कि जब भी अध्यादेश जारी हुआ उसके बाद जब सत्र शुरू होते हैं तो सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर उसे कानून बन जाना चाहिए, अर्थात विधानसभा में पास हो जाना चाहिए। अगर विधानसभा में पास नहीं हो पाया तो वो उसे खारिज कर दिया जाएगा, वो कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 के अनुसार ये कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उन्हें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन से संबंधित नियम बनाने के लिए, मतलब वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपबंध करने का भी अधिकार दिया गया है। कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और पांडिचेरी, इन केंद्र शासित प्रदेशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पर प्रशासन से संबंधित जो नियम हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पर बना सकते हैं, उन्हें अधिकार है ये। इसके अलावा आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 में सिंपल सी बात लिखी गई है कि संसद को ये अधिकार है भैया कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 241 में। और ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अगर चाहे किसी नज़दीकी जो राज्य हैं उनकी हाई कोर्ट के अधीन केंद्र शासित प्रदेश को कर सकता है। और संसद ने 241 का यूज़ करते हुए 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की। आप जानते हैं दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। और बाकी संयुक्त हाई कोर्ट हमने हाई कोर्ट के चैप्टर में पढ़ाए थे। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तीनों संयुक्त रूप से के लिए यही हाई कोर्ट है। उसके बाद दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, इनका जो हाई कोर्ट है वो मुंबई हाई कोर्ट में ही आता है। पुदुचेरी का हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता हाई कोर्ट में ही मर्ज किया गया है। लक्षद्वीप भी एर्नाकुलम हाई कोर्ट में है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए एक हाई कोर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। ठीक है। ये थी आपका जो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 239 से 241 पढ़ना है, 242 को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 9
पंचायती व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो स्थानीय स्वशासन है, जिसमें पंचायती पंचायती व्यवस्था ग्राम के लिए, गांव के लिए, और शहरों के लिए नगर पालिकाएँ, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।